तो 24 की चुनौती भारी, यानी 2024 की चुनौती भारी, किसकी कितनी तैयारी। आज हम इसी मसले पर यूपी मांगे उत्तर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा कि कौन अपनी तैयारियों का कितना दम भर रहा है। भारत मंडपम में बीजेपी का मंथन। अब की बार 400 पार। 24 के चुनाव में बीजेपी ही बाहुबली। 370 प्लस की रणनीति, मोदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट अब साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। चुनाव की अधिसूचना फरवरी के आखिर या फिर मार्च के शुरुआती हफ्ते में जारी होने की संभावना है। इसे देखते हुए बीजेपी के साथ विपक्षी दल भी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में शनिवार से शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की इस बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। बीजेपी के इस अधिवेशन में 11,500 नेता हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पार्टी के लिए 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी अधिवेशन में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक प्रस्ताव आ सकता है। इससे पहले संसद के बजट सत्र में भी प्रस्ताव आया था। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी राम मंदिर से संबंधित एक प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प, आर्थिक शक्ति से संबंधित राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव भी आ सकता है। चूंकि बीजेपी एकजुट है, बीजेपी ताकतवर नजर आ रही, दूसरे दलों के साथ उनके अलायंस बहुत स्ट्रांग हैं, दूसरे दलों के तमाम अच्छे नेता बीजेपी की तरफ चले आ रहे हैं, यानी विपक्ष हर तरीके से कमजोर हो रहा है। तो और उसके साथ बीजेपी के पास कई तरीके के अपने जनता के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, आर्थिक कार्यक्रम है, उनके जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम है। इसके अलावा जो धार्मिक मुद्दे हैं, खासतौर पर राम मंदिर एक बड़ा इशू है जो जिसके बारे में प्रस्ताव अधिवेशन में लाया जाना है। तो कई लेयर पे बीजेपी काम कर रही है और यही जो बीजेपी की जो ताकत है वो बरकरार है या बढ़ रही है। आपको बता दें कि हर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करती है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने रामलीला मैदान में मीटिंग की थी, जहां नरेंद्र मोदी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि 30 सालों के बाद पहली बार भारत में एक स्थायी सरकार बनी है। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से रामलीला मैदान में पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और ज्यादा संख्या में जीत के साथ केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज के हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो हम आपको दिखा दें, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे और अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल, 24 का चुनाव किसका चलेगा दा? अब की बार एनडीए 400 पार हो जाएगी? बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या विपक्ष की होगी जीत? क्योंकि बीजेपी कह रही है हम हैट्रिक लगा रहे हैं और 370 का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से सीटों का, और एनडीए का है 400। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दें और फिर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ओपी सिंह रहेंगे हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। मेजर आशीष रहेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेजर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सिंह रहेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है। विजय उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संजीव जी आपसे ही कर लेता हूं सर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी की तैयारियां भी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है, बीजेपी ने अपनी तैयारियां फुल की है, विकास के मुद्दे
मुद्दे को लेकर आगे जा रही है। अभी हम जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें हमारे राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी ने बहुत चीजों का जिक्र भी किया, और बीजेपी के जो अलायंस के लोग हैं वो मजबूत स्थिति में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस को लोग छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के गठबंधन के साथ ही छोड़ कर जा रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। सर कहां खड़े हैं 2024 में फिर आप लोग? देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहली बात की भारतीय जनता पार्टी जितने भी जुमले फेंके 370 नहीं, वो तो अभी कम है, वो 543 भी कह सकते हैं कि उसने भी हम पूरी जीत जाएंगे। अगर इतनी जीतते हैं तो इनको अपना ये भानुमति का कुनबा विपक्ष को कहते हैं, ये क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? तो पहली बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, और डरी हुई क्यों है? कि जननायक राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चल रही है, जिसमें और इस देश में अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी का यही तो बात है ना, महंगाई का सवाल। आप बढ़ते जा रहे हैं, राहुल गांधी बढ़ते जा रहे हैं, लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कमलनाथ एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा सर, अगर वो चले गए तो बहुत बड़ा झटका है सर ये आप लोगों के लिए। देखिए एक चीज और सुन लीजिए कि ये देश का जनतंत्र मजबूत होता है, जनता लड़ती है सत्ता के खिलाफ, और ये जनता की जो अंदर जो दुख बैठा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी जो विचार विमर्श कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इनको अपने बल पे इतना इनको भरोसा है तो क्या जरूरत है छोटे छोटे दलों को लेने की? क्यों ले रहे हैं भाई? एक तरफ तो आप कहते हो 370 के लिए पा जाएंगे, तो इनके जो सहयोगी 41 दल हो चुके, वो क्या करेंगे? अगर उनको भी जोड़िए तो ये 370 होगा, तो उनके एक सीट भी नहीं आती। तो ये जो भानुमति का कुनबा बटोरते जा रहे हैं, ये पूरी तरह से डरे हुए लोग हैं, और इसलिए डरे हुए लोग हैं कि हर मुद्दे पे, अरे जिस सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार पकड़ा गया, आपको क्या इस पर पूछना नहीं चाहिए कि मनी बिल ला करके किस तरह से देश की संसद में लोगों को धोखे में लाया गया, इसमें बहस ना हो पाए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राहुल गांधी ने नवंबर 2018 में कहा था कि एक तरह से रिश्वत ली जा रही है, और जिसका सीधे आप खुलासा देखिए कि पूरी संपत्ति पूरी संपत्तियों को। ठीक है, जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं, और भी मेहमान है। ओपी सिंह साहब, आप डरे हुए हैं कांग्रेस से और इसीलिए आप इतना कुनबा इकट्ठा कर रहे हैं, हालांकि इनको तो छोड़ते हुए जा रहे हैं लोग, लेकिन आप कुनबा इकट्ठा कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, कांग्रेस कभी भ्रम की स्थिति से निकल नहीं पाई। ये पूरा देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की 2024 में हैट्रिक लगाने जा रही है, और राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मान रहे हैं कि 2024 में 2019 की अपेक्षा जिस प्रकार 2024 से 2019 में हमारी सीटें बढ़ी, उसी तरह से 2024 में 2019 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी। चर्चा इस बात की आजकल हो रही है, केवल एक बात की, कि क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी इंडिया गठबंधन 400 के पार जाएगी तो कैसे जाएगी, और नहीं जाएगी तो चर्चा इस बात की चर्चा नहीं है। और आज तो केजरीवाल ने खुलेआम कह दिया, पूरा विपक्ष तो इसको मान ही रहा, केजरीवाल ने सीधे कह दिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी भले जीत जाए, लेकिन 2029 में हम भारतीय जनता पार्टी को, इनके सामने कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, 10 साल की उसकी तपस्या, 10 साल की मेहनत, और हम जनता के बीच में जाते हैं, ये भी जनता के बीच में जाएंगे। 75 साल में 53 साल इनकी सरकारें रही है, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में विकास की कसौटी पर सभी दलों को कसा जाएगा, हमको भी कसा जाएगा, और जनता देखेगी कि किस प्रकार से देश का जो है तपस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, कोविड प्रबंधन, उत्तराखंड में यूसीसी, नारी शक्ति बंधन विधेयक जैसे तमाम ऐसे विधेयक लाया जिसको देश ने स्वीकार किया। बिल्कुल मेजर साहब, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। संजीव जी आऊंगा मैं आपके पास, संजीव जी आऊंगा, रुकिए। लेकिन अंत विरोध करना ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संजीव जी जल्दी से कहिए, क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिएगा, मेजर साहब को जुड़ना है। 44 पर आ गए, पुत्र चले गए वायनाड, माता चली गई, क्यों नहीं जाते? सवाल ये है, अगर इन्होंने इतनी तरक्की कर दी तो इस मुद्दे वोट मांगने क्यों नहीं जाते? क्यों ये उन दलों के पास जाते हैं, जयंत चौधरी के पास जाते हैं, नीतीश कुमार को लेके आते हैं? क्या जरूरत आ गई? आपके पार्टी के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो हम क्या करें? रोक दे। कमलनाथ आ रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते और कहते कि भारतीय जनता पार्टी की
विचारधारा हमें पसंद है, हम डूबती हुई नाव पर नहीं चढ़ेंगे। कोई भी बुद्धिमान डूबती हुई नाव पर नहीं चढ़ता। और कांग्रेस तो परिवारवाद की जो है हमारे नेता ने कहा कांग्रेस को छोड़। ठीक है, मैं लौटूंगा और भी मेहमानों को जोड़ लेता हूं। संजीव जी रुकिएगा, सिंह साहब आप भी ओपी सिंह जी रुकिएगा। मेजर साहब, आप लोगों पर मुद्दे नहीं है, ये ओपी सिंह जी कह रहे हैं, और कि आप लोगों पर मुद्दे नहीं है। सर, समाजवादी पार्टी भी ताकत लगा रही है, पीडीए कह रही है, लेकिन पीडीए यहां तो फ्लॉप होता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ये भी तो पीडीए का हिस्सा है सर। ये पीडीए वाले ही चले जाएंगे तो फिर क्या स्थिति होगी समाजवादी पार्टी की? मैं देखिए, पल्लवी पटेल तो कहीं नहीं जा रही हैं। उन्होंने एक बात जरूर रखी, जहां तक आपने जो दूसरे महानुभाव का नाम लिया, अगर वो चले जाएंगे तो ज्यादा ही फायदे में रहेगी समाजवादी पार्टी। तो उसमें तो फायदा समाजवादी पार्टी का ही है अगर वो चले जाते हैं कहीं। तो ऐसा नहीं है, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। और बात ये नहीं है कि विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष तो बात को रखेगा, देखती तो जनता है। तो जनता देखेगी कि कहाँ केवल धार्मिक ध्रुवीकरण किया गया है और केवल उसके ही इर्द गिर्द सब कुछ बुना जा रहा है। और क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, क्योंकि उसको भी तो 400 से 1100 रुपए। सर, अगर वो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं तो उस धर्म के लिए काम भी तो कर रहे हैं ना सर। देखिए, धर्म के लिए काम, देखिए सरकारें धर्म के लिए या मंदिर बनाने के लिए नहीं चुनी जाती हैं। वो पूरे देश को सुचारू रूप से संचालित करने, देश को सुरक्षित रखने, बहुत से बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, केवल उनपे किया जाता है। धार्मिक चीजों पे आप कुछ समय के लिए फायदा जरूर उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो भरपूर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया भी है। लेकिन उसकी जो सीमा होती है वो एक लिमिटेड टाइम तक रहती है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती, क्योंकि देखिए भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो लेकिन मेजर साहब देखिए, अभी आपका गठबंधन कहां है, उसकी स्थिति क्या है, किसी को नहीं पता है। अब देखिए, जयंत चौधरी से आपका था, जयंत चौधरी भी आप लगभग छोड़ गए, बस एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, ये ठीक है वो समाजवादी पार्टी से इनका लेना देने है, लेकिन एक नैरेटिव सेट होता है सर। एक बड़ा लीडर कांग्रेस का छोड़ के जाता है, जिसके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, उसका मैसेज आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी तोड़ेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि अभी की जो स्थिति है, अभी जो चीजें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत कर रही हैं और आपके गठबंधन की कहीं ना कहीं कमजोरी की कलाई खोल रही हैं? नहीं, उसको देखने का एक दूसरा नजरिया भी है। अगर आप देखें तो संजय सेठ, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अभी राज्यसभा का एक प्रत्याशी घोषित किया है, और ऐसे बहुत से नाम हैं, आगे बताऊंगा। जब वही विपक्ष में थे तो आपको याद होगा कि इनकम टैक्स की एक बहुत बड़ी रेड पड़ी थी, और उनके पास से काफी ऐसी चीजें मतलब कैश बरामद होने की खबर आ रही थी। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो रेड भी गायब हो गई, और आज उन्हीं को जो है राज्यसभा में बतौर भेजा जा रहा है। ऐसे ही टीएमसी के कई नेता थे जिनके ऊपर सीबीआई जो है फाइनेंशियल फ्रॉड की इंक्वायरी चल रही थी, उनके यहाँ रेड पड़ रही थी, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चले गए, वो भी सब जो है बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। अब कमलनाथ जी का, अब जितना मैंने बहुत पहले सुना था कि उनके पास बहुत कुछ है, तो जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। नहीं तो जयंत चौधरी को तो सर आपके साथ थे ना? बिल्कुल, जयंत चौधरी हमारे साथ थे। अब जयंत चौधरी क्यों चले गए वो तो पब्लिक को वो बताएंगे, हमें तो नहीं पता वो क्यों गए हैं। वो बेहतर अपना पक्ष वो खुद रख पाएंगे, लेकिन जिस तरह किसानों की बात वो करते आप टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? बिल्कुल, हमने देखिए, हम तो सबसे पहले पार्टी है जिसने अपने प्रत्याशी तक घोषित कर दिए। दूसरे लोग तो अभी मंथन और दूसरी पार्टी से किसको तोड़ा जाए, अभी उसी में जूझ रहे हैं। हमने तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। यानी अपनी तैयारी आप मजबूत बना रहे हैं। चलिए, मैं और भी हमारे साथ खास मेहमान है, उनको चर्चा में जोड़े। विजय उपाध्याय जी, मैं अभी आपके जो हम रिपोर्ट चला रहे थे, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, और उसको मैं वही एक रास्ता है कि बीजेपी ने राम मंदिर समेत बहुत सारे चीजों के विकास का मुद्दा है, फिर उसके बाद लगातार बहुत सारी पार्टियों के जो नेता हैं वो टूट कर आ रहे हैं। कमलनाथ एक बड़ा नाम जुड़ गया आज। ऐसी और भी चर्चाएं कि और कुछ चेहरे चुनाव तक आ सकते हैं, बड़े चेहरे, और कांग्रेस के ये वो लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस से साथ जुड़े हुए हैं। ये लग नहीं रहा कि अभी जो स्थिति है वो बीजेपी मजबूत स्थिति में है, और गठबंधन की जो कमजोरी है वो कमजोरी कड़ी सामने खुलकर आ रही है? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ताकत अपनी कैसे बढ़ा रही है। वो बढ़ा रही है जो राजनीति का बगीचा है उसमें से
हीरे मोती चुन ले रही हो, चुनिंदा जो अच्छे गुलाब हैं, अच्छे सूरजमुखी हैं, अच्छी टहलिया है, वो सब चुन के अपनी पार्टी में ले जाके रख रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी 255 जो बीजेपी के अपने एमएलए हैं, उसमें आप देखेंगे तो करीब 160, 65 या 70 के करीब दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं जो चुनाव जीतकर बीजेपी के बगीचे की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो जब आप अच्छे अच्छे जिताऊ कैंडिडेट जिनकी समाज में अच्छी साख है, राजनीति अच्छे तरीके से करना जानते हैं, जब उनको आप अपने साथ जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे उसका बेनिफिट उस पार्टी को होगा। और बीजेपी ये लगातार कर रही है, चाहे वो कांग्रेस, देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है, कांग्रेस से आए थे, असम के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम कांग्रेस, जगदम्बिका पाल सहित तमाम, जितिन प्रसाद, RPN सिंह, सब कांग्रेस से आए हुए लोग हैं जिनका अपने क्षेत्र में जनाधार था। क्यों जनाधार वाले लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ये वो पार्टियां चिंता नहीं करती, बल्कि वो बीजेपी पे आरोप लगाती है। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता इलेक्टोरल बॉन्ड पे आरोप लगा रहे हैं, भैया 1200 करोड़ रुपए तो आपको भी मिले इसी बॉन्ड से, तो बीजेपी का बॉन्ड खराब हो गया और कांग्रेस, बीजेपी का बॉन्ड गलत है और कांग्रेस को जो बॉन्ड से पैसा मिला वो अच्छा हो गया। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पब्लिक एक छोटी छोटी चीज को देखती है, पढ़ती है, परखती है और हमसे आपसे ज्यादा परखती है। अब गांव के आदमी से आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि राजनीति में जो टिप्पणियां वो करेगा, हम आप सोचते रह जाएंगे, करे इस आदमी ने कैसे इस बात को सोच लिया, हम क्यों नहीं सोच सके। तो आज के दौर की राजनीति ये है, मोदी एरा की जो राजनीति है वो सारी डिफॉल्ट सेटिंग उन्होंने चेंज कर दी है। एक नए तरीके का एंड्रॉइड फोन जैसा आता है नए मॉडल का और उसमें नया सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया है भारतीय राजनीति में। लेकिन हमारी तमाम राजनीतिक दल अभी पुराने डायल अप वाले फोन को अभी चला रहे हैं। तो जब तक आप डायल अप वाले फोन से राजनीति करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, लोग आपका साथ छोड़ देंगे। और जब आप नए सॉफ्टवेयर के साथ आएंगे तो पब्लिक आपको एक्सेप्ट करेगी। जैसे केजरीवाल नए सॉफ्टवेयर के साथ पॉलिटिक्स में आए, नेशनल पार्टी बन गए, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है आज उनसे समझौता करने के लिए पीछे पीछे घूम रही है कि भाई पंजाब में हमसे कर लीजिए, कह रहे नहीं नहीं एक सीट देंगे। तो ये बदलाव है, ये एक बड़ी बात है। संजीव जी जो विजय उपाध्याय जी कह रहे हैं, आज एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहां खड़ी है। सर आप छोड़ दीजिए, संजीव जी आप यूपी से ले लीजिए ना, आपका एक सांसद है, अब अभी भी सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब कौन लड़ेगा, अभी गांधी परिवार कहीं पलायन नहीं कर जाए, एक चैलेंज तो यही हो गया है। अब यूपी में आप कहां खड़े हैं और आप पार्टियों के पीछे लगे हुए हैं। आप समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि वो ज्यादा सीट दे दे, पंजाब में आप चाहते हैं कि भगवंत मान, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तो अकेले लड़ेंगे। देखिए पहली बात कि आप जो एक मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करके, थोड़ा जेपी शर्मा जी उससे हट करके भी बात करिएगा। सर ऐसा तो नहीं, आप भी नैरेटिव, मैं आपको बोलने का मौका तो दे रहा हूं ना, आप अपना पक्ष रखिए, मैं तो पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है, आप जवाब दे दीजिए और आपको मौका दिया जा रहा है, आप जनता के सामने करिए नैरेटिव सेट। आप सुनना भी चाहते हैं कि अपना ही सवाल शुरू किए रहिए। करिए, बोले संजीव जी। पहली बात यह है कि एक नैरेटिव सेट करके बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी 41 दलों के साथ गठबंधन किया है, वो दाना खाने नहीं आए हैं, वो भी आपसे सीटें मांगेंगे। तो हमारे यहां भी नैरेटिव सेट करके इसलिए बात मत करिए। हम छोटे हो बड़े हो दल, लोकतंत्र में सबकी प्रमुखता है। उत्तर प्रदेश में जिस दल की होगी, पंजाब में जिस दल की होगी, वो तो संजीव जी कांग्रेस अपने दम पे कितनी सीटें निकालेगी? ये देख रहे हैं 370, और 370 यानी बहुमत से भी बहुत ज्यादा आंकड़ा निकलता है। सर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है 2000। संजीव जी कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? कह रहा हूं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ अभी राजनीतिक विशेषज्ञ साहब ने एक बात कही, मुझे थोड़ा सा कहना चाहिए, थोड़ा सा शर्म रखिए। संवैधानिक कृत्यों का उल्लंघन किया गया, मनी बिल खोला गया, चुनाव आयोग 2018 तक कर रहा था, ये गलत है। और आप कह रहे हैं कि साहब 1200 करोड़ आपको मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने नहीं लिया क्या? वो कह रहे हैं कि आपने नहीं लिया चंदा क्या? सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि आपने सीधे सीधे कानूनी उल्लंघन किया है, कंपनी एक्ट का विरोध किया है, आपने सीधे सीधे आपने जो है वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, आरटीआई कानून का उल्लंघन किया, और उसके बाद आप बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि 1200 आपको मिल गया। ठीक है, 95%। चलिए संजीव जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद पूछेंगे आपसे कि कितनी सीटें जीत रही हैं, और लेकिन आप सीटें नहीं बता पा रहे। ये तो कह रहे हैं हम 370 से भी ज्यादा जीत रहे हैं और एनडीए के लिए 400 का नारा, ये अपनी तैयारी मजबूत बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों की लड़ाई। ब्रेक के बाद